क्या बीजेपी की खतरे की घंटी बज गई है और क्या एक साथ बीजेपी के 3 सरकार गिर सकती है? क्या मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी खतरे में है? आपको पता है ये सरकार मिली जुली है। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान इन तीनों में से किसी ने अपना समर्थन ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। और सोचिए, क्या लगता है आप लोगों को, क्या पहले की तरह खरीद फरोख्त भी हो सकती है? महाराष्ट्र और झारखंड के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है, 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को गिनती होगी। उसके बाद इस देश की राजनीति में बड़ा हाहाकार मच सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार अल्पमत में है। उनके गठबंधन सहयोगी ने समर्थन वापस ले लिया है क्योंकि मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सोचिए, मणिपुर में आदिवासी आबादी पर अत्याचार हो रहा है, क्या इसका असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र में भी आदिवासी बहुल वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और झारखंड में तो हेमंत सोरेन इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। इसी बीच सोचिए, नीतीश कुमार ताक में है, चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम मुद्दे पर फंस गए हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं कि तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन दे रही है कांग्रेस। सच है तो आंध्र प्रदेश में भी तो दे रही है। आंध्र प्रदेश में भी तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वक्फ बोर्ड बिल पर न नीतीश कुमार, न चंद्रबाबू नायडू और न ही चिराग पासवान पैर खींचना चाहते हैं। मुसलमानों के नज़र में ये पार्टियां अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती है। तो क्या होगा झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद? दरअसल 2024 में बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका लगा था। कहां 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में जातिवाद, मनुवाद ने फन निकाला है और जिस तरह से SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों की हकमारी हो रही है, नौकरियां जा रही। सोचिए, डीएमके के सांसद हैं विल्सन साहब, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो पीजी की नौकरी का जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर MBBS के बाद जो MD की पढ़ाई होती है, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। दिलीप मंडल इसका भी क्रेज बीजेपी को देते हैं। लेकिन सवाल है कि कल 261 पोस्ट निकला, उसमें एक भी ओबीसी को सीट नहीं मिला। दिलीप मंडल इस पर नहीं लिख रहे। इसका मतलब अब पूरी तरह से वो अविश्वसनीय हैं। वो सिर्फ वही लिखते हैं जो बीजेपी को सूट करता हो, लेकिन देश उनके हिसाब से चलता नहीं है। जिस विल्सन साहब की वजह से वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिला करते थे, कल उन्होंने ट्वीट किया है कि ओबीसी की सीटें कहाँ हैं, और इसका असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है। यूपी में 9 सीटें, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मैं 9 के 9 सीट जीतूंगा। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने शानदार वापसी की है। जेल जाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी लड़ाई है। क्या बाबूलाल मरांडी किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनने देंगे? ऐसा संभव नहीं है। क्या सुदेश महतो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? और कौन गारंटी लेगा कि कल सुदेश महतो को अगर डिप्टी CM बनाया जाए तो वो JMM के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि है तो ओबीसी ही। तो जिस तरह से पहले कांग्रेस फंसती थी, इस बार बीजेपी भी फंसी हुई है। झारखंड में अभी चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। सुदेश महतो जा सकते हैं JMM के साथ। JMM कांग्रेस को अपना पूर्ण बहुमत आ सकता है RJD के साथ। बीजेपी ने पैसा और धन बहुत लगाया है। खुद हेमंत सोरेन का आरोप है कि 70 लाख रुपए तो सिर्फ फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो अगर सोचिए, 241 सीटें आई थी बीजेपी को, 400 के नारा का हवा निकल गया था। लेकिन झारखंड में कांग्रेस की गलती ने बीजेपी को बचा लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहती है। इस बार आप महाराष्ट्र में देखिए या झारखंड में देखिए या उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं लिया। बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव सीधे सीधे लड़ रहे हैं। यूपी में 9 के 9 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल टांग नहीं अड़ाई। इसका मतलब हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को झकझोर दिया है और कांग्रेस सारे ऑप्शन सब खुले रखना चाहती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बानखड़े हैं जो पत्रकार हैं सवर्ण समाज के, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक एक वोट पर 10,000 रुपये खर्च करने का टारगेट है बीजेपी का। ये बानखड़े का आरोप है, बड़ा आरोप, बड़ा खुलासा है
कि बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का नीति अपनाए। लेकिन महाराष्ट्र में मामला फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में शिंदे अपनी तकलीफ को छिपा नहीं पा रहे हैं। शिंदे ने पाला बदला था, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी थी। अब शिंदे कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं। इसका मतलब है कि उनकी गारंटी कौन लेगा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर महाराष्ट्र में मराठा ही सीएम है तो फिर ओबीसी फैक्टर बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस के पास कई ओबीसी के बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में। वहाँ दलित चेहरा भी है, चाहे वो परिणीति शिंदे हों जो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व गृह मंत्री के बेटी हैं, साथ ही नितिन राउत हैं जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सिंबॉलिक राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। शरद पवार हों या अजित पवार हों, तो महाराष्ट्र में बिल्कुल मामला फंसा हुआ है। 23 तारीख को अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं आता है तो इधर से उधर होने में कोई देर नहीं लगेगी। शरद पवार नहीं जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा, तो अजित पवार इधर नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा। उद्धव ठाकरे उधर नहीं जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा, तो एकनाथ शिंदे इधर नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा। तो मामला फंसा हुआ है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी मामला फंसा हुआ है। यूपी में अखिलेश ने अकेले मोर्चा खोल रखा है। और सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत की राजनीति है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इंदिरा गांधी का भी समय अंत हुआ है, नेहरू का भी अंत हुआ है, और 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी की भी हार हुई थी। तो जनता कब किसको कहाँ सड़क पर पटक दे कोई नहीं जानता है। और ये बात नरेंद्र मोदी को अब समझ में आने लगा है कि उनका सारा अचूक नुस्खा सफल हो इसकी गारंटी नहीं है। तो सोचिए किस तरह से लगभग ये साफ है कि मणिपुर में समर्थन वापस है, चंद्रबाबू नायडू ताक में हैं। अगर झारखंड और महाराष्ट्र बीजेपी ने लूज किया तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को फिर से गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के दरकिनार करके कोई भी सेकुलर पार्टी बीजेपी के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती है। बीजेपी के पास हिंदुत्व का वोट है, लेकिन बाकी पार्टियों के पास ये सुविधा नहीं है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन बीजेपी करती है, बीजेपी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि वो मुस्लिमों को टिकट काट कर अति पिछड़ों को टिकट देती है। लेकिन ये रिस्क सारी पार्टियां नहीं उठा सकती। खासकर जेडीयू अगर बिहार में सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाई तो SC ST OBC के वोट गए। जेडीयू के साथ बड़ी विडंबना है कि सवर्ण नेताओं के आसपास नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, और नीतीश कुमार को पता है कि मुस्लिम वोटों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो क्या गारंटी है कि अगली बार, चूंकि 43-45 पर नीतीश कुमार सिमटे हुए हैं, लोकसभा में उनकी 10 से 12 की ताकत है, अगली बार विधानसभा में 100 की ताकत तक पहुंचने के लिए वो बीजेपी के मुकाबले आरजेडी के पास जाना चाहें। क्योंकि वहाँ के जानकार बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में निपट जाते हैं, बीजेपी की राह में सबसे बड़े रोड़ा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि वो पावर ऑफ बैलेंस हैं, उनके बगैर सरकार नहीं बनती। इसलिए अपने राह के कांटे को बीजेपी निकालना चाहते हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि RCP सिंह उन्हीं की वजह से खड़ा हो रहे हैं, प्रशांत किशोर को उन्हीं की वजह से खड़ा किया जा रहा है, ताकि SC ST OBC का जो मैथमेटिक्स है बिहार में वो खत्म किया जा सके। तो ये दोनों और तमाम नेता, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनका हश्र देख रहे हैं, जो उनके साथ सेटिंग गेटिंग में थे बीजेपी के साथ। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी लोग हश्र देख रहे हैं। तो बीजेपी के गठबंधन में जो भी दल है वो डरा सहमा तो है कि कब किसकी साख, कब कौन पार्टी निपट जाए। तो महाराष्ट्र और झारखंड तक देखते रहिए। 20 तारीख को वोटिंग है, आज प्रचार का अंतिम दिन है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद राजनीति बड़ी करवट लेगी, और हो सकता है कि एक साथ बिहार, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में बीजेपी की सरकार जा सकती है, और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। वही महाराष्ट्र चौथा राज्य जोड़ लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। तो 23 तारीख को हो सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस तरह के कयास हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि अगर महाराष्ट्र झारखंड में नतीजे अगर वापसी बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो नरेंद्र मोदी पार्टी और RSS से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं आज राहुल गांधी ने अग्रेसिव तरीके से हमला किया। नितिन राउत ने कहा कि जिन यूपी में 10 बच्चे जलकर मर गए हैं
उसका मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है, बड़ा हमला बोला है। और राहुल गांधी तो तिजोरी लेकर पहुंच गए, सेफ एक है तो सेफ है नारे के बाद कि सिर्फ अडानी का तिजोरी जो है वो भरा हुआ है। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए। 23 तारीख जो है वो क्रूशियल डे है। वही आरएसएस भी इस ताक में है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी कमज़ोर पड़ती है, यूपी में कमज़ोर पड़ती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ हों या बीजेपी के नरेंद्र मोदी हों, उनकी नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि आरएसएस ताक में है कि अध्यक्ष उसका अपना आदमी हो, चाहे वो संजय जोशी हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो। मैं फिर बता दूं, झारखंड और महाराष्ट्र की जीत नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगी और महाराष्ट्र और झारखंड की हार नरेंद्र मोदी को बहुत कमज़ोर बना देगी। और साथ ही हरियाणा की जीत ने उनको ज़रूर ऑक्सीजन दिया था, लेकिन देखते हैं झारखंड महाराष्ट्र में क्या होता है। आपकी क्या राय? अगर आप झारखंड महाराष्ट्र से हैं तो आपके यहाँ क्या चल रहा है? अपनी कमेंट जरूर दीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में आम आदमी ही सबसे बड़ा विश्वसनीय और पत्रकार है। हम लोग टीवी अखबार ना देखते हैं, ना उस पर भरोसा करते हैं, ना उसके सर्वे पर भरोसा करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ किसकी हवा चल रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।